गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ा कि क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव और फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो एमिटर जो पदार्थ रहता है वो प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भरता, उसके बाद निरोधी विभव क्या होता है, निरोधी विभव की आवृत्ति पर, गतिज ऊर्जा की आवृत्ति पर निर्भरता, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और किस तरीके से क्लासिकल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में असफल रहा। क्लासिकल की तीन चीज़ें, एक तो कि फ़ोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में टाइम लैग होगा क्योंकि उनके हिसाब से तो प्रकाश जो है वो तरंगागर के रूप में चलता है, तो पूरा तरंगागर सरफेस पे फैलने में, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम लगेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, किसी भी सरफेस पे जब हम लोग तीव्रता बढ़ाते हुए लाइट डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाना चाहिए, तीव्रता ऊर्जा के समानुपाती होती है, जबकि ऐसा नहीं है। और गतिज ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉनों की, जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, जबकि क्लासिकल कहती है कि वो तीव्रता पर निर्भर करती है। तो इन सब बातों को समझाने में क्लासिकल जो है वो असफल रही थी। तो अब हम लोग आइंस्टाइन के क्वांटम सिद्धांत से फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की व्याख्या करेंगे। देखिए, आइंस्टाइन जो था उसने कहा कि प्रकाश जो है वो तरंगागर के रूप में नहीं चलता है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिसमें सबसे छोटा पैकेट जो रहता है उसकी ऊर्जा होती है एच न्यू। ठीक है, और एच प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जो ऊर्जा का सबसे छोटा क्वांटा है वो है एच न्यू, और बाकी जो है ऊर्जा जो है उसका आदान प्रदान इसके पूर्णांक गुणजों के रूप में होता रहता है। न्यू जो है ये ऊर्जा का सबसे छोटा क्वांटा जिसे हम बोल रहे हैं एच न्यू, तो ये न्यू जो आवृत्ति का प्रकाश है वो मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णी प्रकाश है, क्योंकि इसमें एक ही तरंगदैर्ध्य के अवयव जो है वो मौजूद रहते हैं। तो आइंस्टाइन क्या कहता है कि जब ये डिस्क्रीट कंपोनेंट वाली लाइट, या ऐसे मानो कि विविक्त प्रकाश जो है वो किसी सरफेस पे गिरती है, ठीक है, मेटल सरफेस पे जहाँ कहीं भी ये गिरती है, तो जैसे ये पैकेट्स के फॉर्म में है, एच न्यू ऊर्जा का फोटोन, दूसरा एच न्यू ऊर्जा का फोटोन, तो हर एक फोटोन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन आया और वो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और इससे क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन इंस्टेंट ही उस सरफेस से बाहर निकल जाता है, और जो बची हुई ऊर्जा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बदल जाती है। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों के सरफेस से बाहर निकलने में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, ये कहना है आइंस्टाइन का। यानी कि जो पर्याप्त ऊर्जा के फोटोन है वो धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है और उसके अवशोषण से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो जाता है। अब यहाँ पे ऊर्जा जो फोटोन की है वो एच न्यू आवृत्ति पर डिपेंड कर रही है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो भी किस पर डिपेंड करेगी, आवृत्ति पर, क्योंकि अधिक ऊर्जा का प्रकाश आएगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बेसिक एनर्जी है उसको काम में लेने के बाद जो बची हुई ऊर्जा है उस फोटोन की, विच इज़ इक्वल टू एच न्यू, है ना, तो जो बच गई एच न्यू में से वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो किस पे डिपेंड करेगी, आवृत्ति पर निर्भर करती है। इस तरीके से, और सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव जिसे हम कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन ये नहीं, जैसे निरोधी विभव है V नॉट, तो निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को अंदर बनाए रखता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एच न्यू ऊर्जा का फोटोन आता है। तो फिर निरोधी विभव किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आइंस्टाइन के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की बेसिक चीज़ों को समझाया गया। उसके बाद आता है बात वर्क फंक्शन की। व्हाट इज़ वर्क फंक्शन या कार्यफलन क्या होता है। देखो, जब धातु की सतह पर कोई इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग वर्क फंक्शन या कार्यफलन कहते हैं। यदि फोटोन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा से कम मान का आता है, तो ऐसे मानिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए और जो फोटोन आ रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, तो इससे क्या होता है
फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नहीं होता है। यानी कि जैसे उसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति का सिद्धांत है ना, कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आना चाहिए, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी एग्जैक्टली आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब उस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आता है, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और वो न्यूनतम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है, उसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, जिसे यहाँ पे शो किया गया है, यदि एच न्यू ऊर्जा का फोटोन आ रहा है और एच न्यू नॉट एनर्जी का फोटोन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एच न्यू नॉट ही एनर्जी चाहिए, तो एच न्यू नॉट क्या कहलाता है, इसका वर्क फंक्शन कहलाता है। अगर मान लीजिए एच न्यू नॉट से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आ रहा है, तो एच न्यू नॉट से जितनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा ना, तो एच न्यू नॉट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आ जाती है, जो बच गई एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अभी आगे है ये आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इसके अंदर क्या होता है, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण में ये वही है कि जैसे एच न्यू ऊर्जा का एक फोटोन आया और उसमें से एच न्यू ऊर्जा का फोटोन आया, एच न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम में आ गई, तो जो बच गई कितनी बची, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वो गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यही हमारा क्या है, ये एक्सप्रेशन है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इसमें ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए देहली आवृत्ति के बराबर का ही प्रकाश आता है, तो कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी सिंपली, क्योंकि जो एनर्जी है वो सब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आ गई, क्योंकि उसके बराबर एनर्जी का ही तो फोटोन आया, ज़्यादा एनर्जी का आया ही नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी, ज़ीरो हो जाएगी। और अगर ज़्यादा का आता है तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसे ही हम लोग आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जैसे निरोधी विभव जो है ई वी नॉट, वो क्या है, गतिज ऊर्जा पर के बराबर होता है। ई वी नॉट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है। इसके अंदर देखो, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हमने ये निकाला था कि ये वाला जो है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर है। तो अब यहाँ से ई को डिवाइड कर दो तो ये ई इधर आ गया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो सरल रेखा का इक्वेशन होता है ना, उसके बराबर है ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि y जैसे y इज़ इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी, ये होता है। तो इसका अगर ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं, y बराबर mx प्लस सी, तो y हो गया v नॉट, m हो गया h बाई ई, x हो गया न्यू और c हो गया ये पूरा। ठीक है, तो y एक्सिस पे तो v नॉट आ जाएगा और x एक्सिस पे आवृत्ति आ जाएगी, और m जो है वो इक्वेशन इसका ढाल रहता है, जो x जो न्यू वेरिएबल है उसका। तो इस तरीके से हमें ये ग्राफ पर मिलता है। देखो, ये v नॉट, ये आवृत्ति न्यू x पे, और ये ढाल h न्यू बाई ई, सॉरी h बाई ई। ठीक है, तो और ये y एक्सिस को जिस बिंदु पे काटता है उसकी ये जो दूरी रहती है वो हो गई c, h बाई ई न्यू नॉट, ये होता है c। तो आइंस्टाइन के इस सिद्धांत से या इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग प्लांक कांस्टेंट और कार्यफलन जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मिलिकन ने प्रैक्टिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अचीव किया था और एच का मान भी ज्ञात किया था। अब देखिए, इंटेंसिटी जो है एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज़ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, जैसे फोटोन जो है अगर वो एच न्यू ऊर्जा का आता है, ठीक है, तो ऊर्जा तो आवृत्ति पर निर्भर कर रही है कि न्यू बढ़ा तो ऊर्जा बढ़ गई। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए फोटोनों की संख्या बढ़ गई तो क्या बढ़ जाता है, तो जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होती है, इंटेंसिटी या तीव्रता होती है। अगर हम लोग कहते हैं कि हाईली इंटेंस लाइट है, दैट मीन्स देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, न्यू आवृत्ति के प्रकाश के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू है। अतः जब न्यू आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तब इस प्रकाश में फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है। पर यूनिट एरिया पर सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या अगर n है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ एन एच न्यू, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए। एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, n फोटोन आ गए तो एन एच न्यू, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एन एच न्यू। इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे दे रखे हैं, जैसे
ये फोटोन का संवेग p इज इक्वल टू E/c, विराम द्रव्यमान अगर शून्य है उस कंडीशन में, और E/c है तो E तो हो गया h/c, न्यू होता है c/λ, न्यू क्या होता है c/λ, इसको यहाँ रखोगे तो p बराबर h/λ। ये दे ब्रोगली वेवलेंथ में जैसे अपने करते थे, है ना, वो है। और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर mc² होता है, तो m बराबर E/c², E का मान रखोगे h/c², और h/c क्या होता है, h/c होता है p, ठीक है, तो ये क्या हो गया p/c। तो इस तरीके से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है उसके बारे में पूरा ये कॉन्सेप्ट अभी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का जो है वो आज कंप्लीट होता है अपना। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट। ये भी प्रकाश क्वांटम सिद्धांत का एक स्ट्रॉन्ग ऐसे मान लीजिए पक्ष है, उसका पक्ष करता है कि एक्चुअली में लाइट जो है वो डिस्क्रीट है। व्हाट इज़ कॉम्पटन इफ़ेक्ट? कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या है? तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है वो ये कहता है कि अगर किसी सरफेस पे एक्स किरणें, किसी तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें जो है एक्स किरणों का आपतन होता है, तो सरफेस से टकरा करके जब एक्स किरणें जाती हैं, एक्स किरणों की जब स्कैटरिंग होती है, जैसे कोई ग्रेफाइट ब्लॉक है उससे टकरा करके जब एक्स किरणें जाती हैं, तो टकराने के बाद हमें मिलने वाली जो एक्स किरणें होती हैं उनमें दो तरीके की वेवलेंथ होती है। एक तो वेवलेंथ वो होती है जिस वेवलेंथ की एक्स किरणों को हमने इंसिडेंट किया था या आपतित किया था, जिस वेवलेंथ की एक्स किरणों को हमने आपतित किया था उसी वेवलेंथ की एक्स किरणें जो है वो हमें मिल जाती है। और लेकिन एक और वेवलेंथ हमें देखने को मिली जो बाद में हमें मिली थी एक्स किरणें, उसमें क्या होता है कि पहले से कुछ ज़्यादा वेवलेंथ की एक्स किरणें भी थी। इसे कहते हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव, कि जब एक्स किरणों को किसी ग्रेफाइट ब्लॉक से स्कैटर्ड करवाया गया या प्रकीर्णित करवाया गया, प्रकीर्णन का मतलब होता है टकरा करके निकल जाना, ठीक है, तो जो स्कैटर्ड होके आई ना एक्स किरणें, तो उनमें खुद की वेवलेंथ से भी ज़्यादा वेवलेंथ की एक्स किरणें थी। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। अब क्लासिकल जो है वो इसको समझाने में असफल रहा कि ज़्यादा वेवलेंथ की एक्स किरणें कैसे मिल गई। तो क्लासिकल के हिसाब से क्या होता है कि जब एक्स किरण किसी सरफेस पे आपतित होती है, तो फिर क्या होता है कि जब वो आपतित होती है तो उनकी जो जब इलेक्ट्रॉनों के साथ कोई इंटरेक्शन होती है तो वो क्या होता है, सरल आवर्त रूप में कंपन करने लगते हैं। और ये कंपन करते हुए जैसे वो परमाणु जो होते हैं सरफेस पे, वो परमाणु एक्स किरणों के साथ टक्कर से क्या होता है, अपने सरफेस पे सरल आवर्त रूप से कंपन करने लगते हैं। और ये कंपन करते हुए दोलक के समान होते हैं। और ये क्या करते हैं, जिस आवृत्ति का या जिस तरंग दैर्ध्य का लाइट आ रहा होता है या लाइट आ रही होती है, उसी आवृत्ति के समान आवृत्ति से ही वो मतलब उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। उसी समान आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो प्रकीर्णित करते हैं। तो ये जो चिरसम्मत सिद्धांत है, ये क्लासिकल थ्योरी है, वो ये कहती है कि जिस वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होगी उसी वेवलेंथ की लाइट जो है वो स्कैटर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से ये इंसिडेंट लाइट परमाणुीय दोलकों के साथ जब इंटरेक्शन करेगा तो वो दोलक जो है वो उसी आवृत्ति से कंपन करते हैं। आवृत्ति मतलब वेवलेंथ हो गया, तो उसी वेवलेंथ से कंपन करते हैं जिस वेवलेंथ की लाइट आई थी, और उस प्रकाश को भी या इंसिडेंट लाइट को भी उसी वेवलेंथ से स्कैटर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल फेल हुआ क्योंकि एक्चुअली में हमें क्या हो रहा था, उससे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट भी मिल रही थी, ठीक है। तो एक्चुअल में जब देखा गया तो जैसे स्कैटरिंग का जो एंगल होता है, जिस एंगल पे स्कैटरिंग हो रही है, जिस कोण पर धातु की सरफेस पे लाइट गिरती है और वो वहाँ से टकरा करके जिस कोण पे वापस निकलती है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वेवलेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा मिलेगी। जैसे यहाँ पे ये देखो कुछ डायग्राम दिए गए हैं, जिससे फाई इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 एंगल पे स्कैटरिंग हो तो कोई उसी वेवलेंथ की लाइट हमें मिल जाती है। जैसे 45 पे तो इतनी ज़्यादा हमें वेवलेंथ मिलती है, 90 पे इतना शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग 135 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है इसके अंदर।
इसे हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। उसके बाद है कॉम्पटन प्रभाव और कॉम्पटन विस्थापन के सूत्र की व्युत्पत्ति। ये टॉपिक और इसके आगे जो भी है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे या डालेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने आज पढ़ा कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है एक्चुअल में। अभी हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे और जो भी इसके रिजल्ट रहेंगे वो देखेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरी अपना कंप्लीट हो गया है, और कॉम्पटन इफेक्ट जो है हमने सिंपली एक्चुअल में होता क्या है वो पढ़ लिया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।